Hello everyone, welcome to Tutoriaholic. I am Rashmi Jari. Today we are going to start the second unit of PPS syllabus, that is idea of algorithm. इस यूनिट के अंदर हम यहाँ पर लिखे हुए जो पॉइंट्स है ये हम फॉलो करने वाले हैं या फिर इनको हम सीखने वाले हैं। तो पहला जो पॉइंट रहेगा आपका वो रहेगा स्टेप्स टू सॉल्व लॉजिकल और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। देन अल्गोरिदम को कैसे रिप्रेजेंट करना है, अल्गोरिदम क्या होता है ये हम देखने वाले हैं। और उसके बाद फ्लो चार्ट सुडो कोड क्या है उसके एग्जाम्पल के साथ हम ये यहाँ पर देखने वाले हैं। देन अल्गोरिदम टू प्रोग्राम, ये कन्वर्जन कैसे होता है, मतलब अल्गोरिदम से आप प्रोग्राम की तरफ कैसे जाते हो, कैसे प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्राम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम थर्ड पॉइंट के अंदर देखने वाले हैं। देन फोर्थ पॉइंट है आपका वो सोर्स कोड। अभी सोर्स कोड क्या है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, उसको डिफाइन कैसे किया जाता है, उनकी वैल्यूज़ कैसे दी जाती है, और वो वेरिएबल्स जो है वो मेमोरी लोकेशन के अंदर कैसे स्टोर किए जाते हैं। इसके साथ में मैं आपको कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये चीज़ें भी बताने वाली हूँ। और ये जो पॉइंट है वेरिएबल, कीवर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स वगैरह ये सी लैंग्वेज से रिलेटेड है। देन उसके बाद हम सिंटैक्स एरर एंड लॉजिकल एरर्स क्या होती है, ये कंपाइल करते वक्त जो एरर्स आती है उनमें से कुछ एरर है तो वो क्या होती है और उनको कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। प्लस ऑब्जेक्ट कोड क्या है, एग्जीक्यूटेबल कोड क्या है, ये भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। ठीक है, सो सेकेंड यूनिट के अंदर हम ये सारे पॉइंट्स जो है ये कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेकेंड यूनिट, दैट इज़ स्टेप्स टू सॉल्व द लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। लॉजिकल और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी स्टेप्स आपको फॉलो करनी है ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम अगर हमें दिया जाता है या फिर कोई प्रॉब्लम अगर हम फेस कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं जो प्रॉब्लम है वो अगर इजी टू सॉल्व है, वो इजीली सॉल्व हो सकता है तो आपको कोई मेथड वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसको सॉल्व कर देंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर 2+2 अगर आप लोगों को लिखना है तो आपको यहाँ पर कुछ बहुत थिंकिंग करनी पड़ने वाली है क्या? नहीं। आपको कोई मेथड वगैरह यूज़ करने पड़ने वाली क्या? नहीं करने वाले, क्योंकि क्या है 2+2 4 ये आपको पता है, ये आप बता सकते हो क्योंकि यू कैन ऐड दैट डिजिट्स। ओके, और ये हो गया सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए। लेकिन अगर इमेजिन करो कि आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम दे दिया है तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे? कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो ऑफकोर्स उसको सॉल्व करने के लिए कुछ टेक्निक्स होंगी, कुछ अप्रोच होंगे, कुछ मेथड्स होंगी जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है कि जो बस देखते ही ऐसे आप सॉल्व नहीं कर सकते, आपको कुछ मेथड्स होंगी उसको सॉल्व करने की या फिर कुछ टेक्निक्स होंगी उसको सॉल्व करने की, वो टेक्निक्स आप लोगों को फॉलो करनी पड़ने वाली है। ठीक है, सो यही चीज़ हम यहाँ पर लॉजिकल और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए देखने वाले हैं कि यहाँ पर अगर आप लोगों को लॉजिकल या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया जाता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, कौन कौन से स्टेप्स है जो आप यहाँ पर फॉलो करने वाले हो और उससे आप लोगों को प्रॉपर आंसर जो है वो मिलने वाला है। सो अगर हम देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स वहाँ पर हम फॉलो करने वाले हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स क्या करने वाले हैं, तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये शुरू होता है पहले तो आपका प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करने से। ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो प्रॉब्लम क्या है ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉब्लम जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हो, आपको प्रॉब्लम का नॉलेज मिल जाता है, तो आप आगे जाके उसके ऊपर सोल्यूशन क्या लगने वाला है ये आप डिसाइड कर सकते हो या फिर उसको फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम क्या है यही प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहा है तो आप सोल्यूशन क्या ढूंढने वाले हो, आपको प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आ रहा है। सो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स जो है वो शुरुआत होती है उनकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने से। ठीक है, और ये एंड कहाँ पर होने वाला है, जहाँ पर आपको कंप्लीट प्रॉपर वर्क करने वाला सोल्यूशन मिल रहा है या फिर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर आपका बन रहा है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स की, जहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, और एंड कहाँ पर होने वाला है, जहाँ पर आपको ऐसा प्रॉपर प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर मिल रहा है कि जो
आपको प्रॉपर कंप्लीट वर्किंग सिचुएशन प्रोवाइड कर रहा है, तो वहाँ पर आप कह सकते हो कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर सॉल्व हो गया है। जो भी लॉजिकल या फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था वो आपका सॉल्व हो गया है विद द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। ठीक है, तब आप ऐसा कह सकते हो। देयर आर सम की स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो वाइल यू आर सॉल्विंग दी लॉजिकल और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो कौन कौन सी स्टेप्स है, तो 4 स्टेप्स आप लोगों को यहाँ पर फॉलो करनी होती है जब भी आप लॉजिकल या फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। तो सबसे पहली जो स्टेप है वो है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को एनालाइज करना। ठीक है, सेकेंड जो स्टेप है वो है डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिदम। ठीक है, पहले तो प्रॉब्लम को एनालाइज कर दो, उसके बाद जो एल्गोरिदम है वो डेवलप कर दो। तीसरे स्टेप में आप डायरेक्टली कोडिंग करने लग जाओगे, और कोडिंग ख़त्म होने के बाद जो आपकी लास्ट वाली स्टेप है उसके अंदर आप क्या करने वाले हो, टेस्टिंग एंड डिबगिंग करने वाले हो। ठीक है, सो एक एक स्टेप जो है वो आप देखते हो, हम अभी डिटेल में देखेंगे डिबगिंग क्या है, टेस्टिंग क्या है, प्रॉब्लम को एनालाइज कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। सो सबसे पहली वाली जो स्टेप है आपकी वो है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। सो व्हाट विल हैपन इन एनालाइजिंग द प्रॉब्लम? By analyzing a problem, one would be able to figure out what are the inputs of our program and that should be accepted and what are the outputs that should be presented और डैट शुड बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जब आप प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे हो, मतलब आप यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे हो, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड भी कर रहे हो, और वहाँ पर प्रॉब्लम को जब आप समझ रहे हो तब आपको पता चलता है कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को इनपुट्स क्या क्या दिए हुए हैं और आउटपुट आपको क्या करना है, मतलब क्या चीज़ आपको एज एन आउटपुट प्रोड्यूस करनी है, और उसको प्रोड्यूस करने के लिए क्या चीज़ें आप लोगों को एज एन इनपुट वहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई हैं। ठीक है, जैसे कि अभी सिंपल एग्जांपल अगर हम लेते हैं, कोई डिश अगर आप लोगों को बनानी है, ठीक है, कोई डिश अगर आप लोगों को बनानी है तो आप लोगों को बस ऐसा दिया जाएगा कि आप लोगों को ये जो डिश है ये बनानी है, कुछ स्पेसिफिक डिश का नाम वहाँ पर बता दिया जाएगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, फिर उसको एनालाइज करना है कि अगर मुझे ये बात बनानी है, ये चीज़ बनानी है, जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि हमें बैंगन का भरता बनाना है। ठीक है, सो अगर आपको बताया गया कि आज आपको बैंगन का भरता जो है वो बनाना है, ठीक है, सो आप वहाँ पर क्या करोगे, उसको एनालाइज करने लग जाओगे कि भाई अगर मुझे बैंगन का भरता बनाना है तो मुझे क्या क्या चीज़ें लगने वाली है। ठीक है, जैसे कि मुझे बैंगन लगेंगे, उसके बाद मुझे गैस वगैरह जो कुछ भी है, वेसल्स वगैरह, ये जो कुछ भी है वो सब मुझे लगने वाला है। ठीक है, सो आप उसकी एक लिस्ट बना लोगे कि ये चीज़ें मुझे लगने वाली है। ठीक है, और उसके बाद में आप घर में देखोगे हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, और उनमें से मैं ये बना सकता हूँ क्या, या फिर बना सकती हूँ क्या, और नहीं तो मुझे मार्केट में जाके चीज़ें जो है वो परचेस करके लाने पड़ेंगी। ठीक है, सो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो चीज़ें रहेंगी ये हो जाएंगी आपकी एनालाइजिंग द प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, अगर दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो सीधा साधा एग्जाम्पल लेते हैं हम, 10+5 आपको ऐड करने के लिए बोला। ठीक है, 10+5 आपको ऐड करने के लिए बोला है, तो उसको एनालाइज करना है। तो आप एनालाइज कैसे करोगे, वहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि आप लोगों को 2 नंबर एज एन इनपुट प्रोवाइड किए गए हैं। पहला नंबर है 10, दूसरा नंबर है 5, और आपको क्या करना है, आउटपुट क्या प्रोड्यूस करना है, दोनों की एडिशन आपको प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, सो आपने यहाँ पर प्रॉब्लम को एनालाइज कर दिया। ठीक है, सेकेंड जो आपकी स्टेप आती है एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम के बाद में, वो है डेवलपिंग एन एल्गोरिदम। अभी आप लोगों ने एनालाइज कर लिया प्रॉब्लम को, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या होने वाला है ये आपको पता है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, एल्गोरिदम को डेवलप करना है, मतलब ऐसी मेथड आपको तैयार करनी है जो आपको हेल्प करने वाली है कि ये जो चीज़ आप लोगों को बनानी है वो कैसे करनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अभी क्या करने वाले हैं, डेवलपिंग एन एल्गोरिदम इज इसेंशियल टू प्रिपेयर अ सोल्यूशन बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम कोड फॉर अ गिवन प्रॉब्लम एंड अ सोल्यूशन दैट इज रिप्रेजेंटेड इन नेचुरल लैंग्वेज इज कॉल्ड एज द एल्गोरिदम। अभी यहाँ पर देखो 2 बातें आपको बताई हैं कि प्रोग्राम कोड डायरेक्टली राइट करने से पहले आपको एल्गोरिदम को डेवलप करना है। ये क्यों करना है, क्योंकि जब आप एल्गोरिदम को डेवलप कर लेते हो, तैयार कर लेते हो, तो चांसेस कम होते हैं कि आपके प्रोग्राम के अंदर जो एरर्स आने वाली है ना, उसके चांसेस यहाँ पर कम हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जब आप एल्गोरिदम लिखते हो तो बहुत सारी जो आइडियाज़ है, बहुत सारे जो कंसेप्ट्स है वो आपके वहाँ पर क्लियर हो जाते हैं वाइल राइटिंग द एल्गोरिदम।
ठीक है। और वो वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे तो आगे चल के जब आप डायरेक्टली प्रोग्राम लिखने वाले हो एल्गोरिदम को डेवलप करने के बाद, तो वहाँ पर वो कंसेप्ट आपके क्लियर है, तो आपको प्रोग्राम लिखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, ज़्यादा एरर्स वहाँ पर नहीं आने वाली। ठीक है, दैट्स वाई यू नीड टू डेवलप अ एल्गोरिदम फर्स्ट एंड देन यू हैव टू गो टू दी प्रोग्राम। ठीक है, सो एल्गोरिदम क्यों डेवलप करना है ये मैंने आपको बता दिया। अभी एल्गोरिदम है क्या, जो प्रोग्राम आपको दिया है उसका सोल्यूशन आपको ढूंढना है। तो वो जो सोल्यूशन है वो आपका नेचुरल लैंग्वेज के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी को आप वहाँ पर एल्गोरिदम कहते हो। ठीक है, सो द सोल्यूशन दैट इज़ रिप्रेजेंटेड इन नेचुरल लैंग्वेज इज़ कॉल्ड एज द एल्गोरिदम। और ये एल्गोरिदम कैसे लिखा जाता है ये मैं आपको आगे बताने ही वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर शायद से आप लोगों का एल्गोरिदम जो है वो टॉपिक मैं कवर कर लूँगी। सो एल्गोरिदम को हम डिटेल में वहाँ पर देखेंगे, बस यहाँ पर देख लेते हैं कि एल्गोरिदम लिखना क्यों ज़रूरी है, डेवलप करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमने देखा 10 को आपको 5 से मिलाना था, 10 + 5 यू हैव टू डू, और उसको हमने एनालाइज कर लिया था। वहाँ पर हमें इनपुट पता चल गए थे, 2 नंबर्स हम लोगों को दिए हैं 10 और 5, और आउटपुट आपको उसका एडिशन देना है। ठीक है, अभी उसका अगर डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिदम अगर मुझे करना है तो मैं वहाँ पर कैसे करने वाली हूँ कि मैं क्या करूँगी, वहाँ पर लिखूँगी कुछ तो भी, जैसे कि स्टार्ट लिखूँगी। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, मैं क्या करूँगी, वहाँ पर लिखूँगी फर्स्ट स्टेप जो है मेरी एल्गोरिदम की वो रहेगी स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड स्टेप रहेंगी वो मैं क्या करूँगी, एक तो मैं जो नंबर है वो इनपुट करके ले लूँगी। सो इनपुट फर्स्ट नंबर, जो भी नंबर है उसको सपोज करो मैंने ए नाम दे दिया, ए वेरिएबल के अंदर मैंने वो नंबर लेना है, तो इनपुट ए वेरिएबल के अंदर एक नंबर ले लो। तीसरी स्टेप रहेगी इनपुट। ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो शायद से मैं जो बात कर रही हूँ वो समझ लो। पहली स्टेप जो रहेंगी आपकी वो रहेंगी स्टार्ट, दूसरी स्टेप जो रहेंगी आपकी वो रहेगी पहला जो नंबर है उसको इनपुट करके ले लो, तीसरी स्टेप रहेंगी दूसरा जो नंबर है उसको इनपुट करके ले लो, और चौथी जो स्टेप रहेंगी वो क्या रहेंगी, सी नाम का एक वेरिएबल बना लिया हम लोगों ने सपोज करो, और सी के अंदर हमें क्या करना है, a + b को हमें वहाँ पर a + b का जो रिजल्ट है वो हमें सी के अंदर डाल देना है, उसको वहाँ पर स्टोर कर देना है। सो ये हो जाएगा हमारा वहाँ पर 5th स्टेप। ठीक है, और उसके बाद 6th स्टेप क्या रहेगा आपका, उसके नेक्स्ट वाला स्टेप क्या रहेगा, जो एडिशन है उसको प्रिंट कर दो, मतलब सी के अंदर जो एडिशन वाला रिजल्ट वहाँ पर आया है उसको प्रिंट कर दो। ठीक है, और वहाँ पर आपका जो एल्गोरिदम है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आप लोगों को एल्गोरिदम जो है वो लिखने होते हैं। तो और एल्गोरिदम क्यों डेवलप करना है ये तो मैंने आप लोगों को अभी बता दिया। सो एल्गोरिदम डेवलप करने के बाद आप नेक्स्ट वाली स्टेप पे जाते हो, जो कि है 3rd वाली स्टेप, जिसको हम कहते हैं कोडिंग। अभी कोडिंग के अंदर क्या होने वाला है, जैसे ही आपका एल्गोरिदम फिक्स हो जाता है, फाइनलाइज हो जाता है, यू विल नीड टू कन्वर्ट दैट एल्गोरिदम इनटू द फॉर्मेट विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर टू जनरेट द डिजायर्ड सॉल्यूशन। अभी आप लोगों ने एल्गोरिदम जो है वो बना लिया जो कि आपके लैंग्वेज में बना है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो क्यों बनाई जाती है, ताकि मशीन को अलग लैंग्वेज समझ में आती है, हमें अलग लैंग्वेज समझ में आती है। सो एल्गोरिदम की जो लैंग्वेज है वो हमें समझ में आ रही है। अभी आपको ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि मशीन को भी समझ में आ जाएगा। तो ऑफ कोर्स वो हम बना रहे हैं तो हम वो हाई लेवल लैंग्वेज में बनाएंगे और वो कन्वर्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर्स इनटू द मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, जिन्होंने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है वो देख लेंगे तो आप लोगों को ट्रांसलेटर क्या है, मशीन लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो हमें क्या करना है, एल्गोरिदम फाइनलाइज हो जाने के बाद आप लोगों को उस एल्गोरिदम को कन्वर्ट करना है ऐसे फॉर्मेट में जो फॉर्मेट कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करते आएगा। ठीक है, और ऐसा फॉर्मेट जो कि आप लोगों को डिजायर्ड सोल्यूशन जो है, आप लोगों को जो सोल्यूशन चाहिए है वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो उसके लिए हमें क्या करना है, यू विल नीड दी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू राइट द प्रोग्राम। ठीक है, आप लोग वहाँ पर डिफरेंट हाई लेवल लैंग्वेजेस है उनका यूज़ करके आप वहाँ पर प्रोग्राम जो है वो लिख सकते हो, कोडिंग जो है वो कर सकते हो। फिलहाल तो हम पीपीएस सीख रहे हैं तो यहाँ पर हम सी लैंग्वेज की बात करेंगे, तो हम सी लैंग्वेज के अंदर ये जो प्रोग्राम है वो लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि जावा है, .NET है, C# है, C++ है। ठीक है, इनको आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी लैंग्वेजेस है, पाइथन वगैरह भी है, इनको आप यूज़ कर सकते हो ताकि आप क्या करेंगे वहाँ पर
जो भी प्रोग्राम है उसकी वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, सो उसके लिए पहले आप लोगों को प्रोग्राम का बेसिक क्या है ये आपको पता होना चाहिए, उस लैंग्वेज का बेसिक क्या है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक लैंग्वेज का कुछ स्पेसिफिक सिंटैक्स होता है, हर एक लैंग्वेज का कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, फॉर्मेट होता है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके आप कोडिंग जो है वो कर सकते हो। तो जैसे ही आप सेकेंड यूनिट, ये वाला यूनिट जैसे हमारा ख़त्म होता है तो वहाँ तक आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता हो जाएंगी कि जिससे आप सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम जो है वो लिख पाएंगे। ठीक है, सो कोडिंग जो है वो यहाँ पर स्टेप जो है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट जो आपकी स्टेप आती है वो है टेस्टिंग एंड डीबगिंग। एक बार आप लोगों का प्रोग्राम जो है वो बन गया, प्रोग्राम बनने के बाद आप लोगों को क्या करना है, टेस्ट करना पड़ेगा पहले वो प्रोग्राम। जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था बैंगन का भरता। ठीक है, पहले हम लोगों ने देखा कि बैंगन का भरता बनाना है, तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, एनालाइज द प्रॉब्लम, क्या बनाना है, बैंगन का भरता, उसके लिए क्या क्या चीज़ें लगने वाली है, इनपुट करके वो हम देख लेंगे हमारे पास है या नहीं, अगर नहीं है तो मार्केट से परचेज करके लाएंगे। सेकेंड जो स्टेप थी आपकी वो थी डेवलप एन एल्गोरिदम, तो वहाँ पर हम कुछ रेसिपी, अगर हमें पता नहीं है तो रेसिपी देख लेंगे या फिर लिख के देखेंगे कि भाई कैसे कैसे बनाना है, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करनी है व्हाइल यू हैव टू मेक दी बैंगन का भरता। ठीक है, जब भी आपको बैंगन का भरता बनाना है तो वो कैसे स्टेप्स वहाँ पर फॉलो करनी है वो आप वहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आपका एल्गोरिदम हो जाएगा। थर्ड जो स्टेप रहेंगी आपकी वो रहेंगी कोडिंग की, मतलब वहाँ पर हम अगर बैंगन का भरते की बात करते हैं तो उन स्टेप्स को फॉलो करके आपको जो बैंगन का भरता है वो बना लेना है। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ वाली स्टेप रहेंगी आपकी टेस्टिंग और डिबगिंग। सिर्फ बैंगन का भरता बना के काम हो जाएगा क्या, उसको एक बार खाना भी तो पड़ेगा ना, सिर्फ बना के कोई फ़ायदा है क्या, नहीं, उसको खाना भी तो पड़ेगा, उसको चखना भी तो पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, उसको पहले चख के देखोगे भाई बराबर से बना है नहीं, नमक बराबर से है या नहीं, या फिर मिर्च वगैरह जो कुछ भी है वो बराबर से बना है या नहीं है। ठीक है, सो यू विल टेस्ट इट। ठीक है, सो ऐसे ही जैसे हमारी मम्मी जब भी कोई डिश बनाती है तो उसको चख के देखती हैं कि भाई बराबर है या नहीं, नमक मिर्च वगैरह सब कुछ बराबर है या नहीं, वैसे ही हमें क्या करना है, कोई भी प्रोग्राम बनाने के बाद हमें क्या करना है, उसको चेक करके देखना है, उसको टेस्ट करना है कि वो प्रॉपर सोल्यूशन दे रहा है या नहीं, प्रॉपर जो वर्क है उसका वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं। ठीक है, सो वो हमारा टेस्टिंग के अंदर हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या लिखा है वो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है टेस्टिंग जब हम करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी एरर्स होती है, एरर्स आपको फेस करनी पड़ती है, जैसे कि कंपाइल टाइम एरर अलग से होती है, रन टाइम एरर्स अलग से होती है, तो उनको सॉल्व कैसे करना है वो भी हम आगे जाके देखने वाले हैं। सो फिलहाल तो हम देखते हैं टेस्टिंग कैसे की जाती है और क्यों की जाती है। द प्रोग्राम क्रिएटेड शुड बी टेस्टेड फॉर ऑन वेरियस पैरामीटर्स, अलग अलग पैरामीटर्स को देख के वहाँ पर आपका जो प्रोग्राम है उसको टेस्ट करना चाहिए। द प्रोग्राम शुड मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूज़र, प्रोग्राम कैसे बना हुआ होना चाहिए कि यूज़र की जो रिक्वायरमेंट थी, जो प्रॉब्लम यूज़र ने बताया था वो रिक्वायरमेंट वहाँ पर सेटिस्फाई करनी चाहिए उस प्रोग्राम ने, तभी आप बोलोगे कि वो जो प्रोग्राम है वो ऑन पॉइंट बना है, वो प्रॉपर बना है। और उसने प्लस क्या करना चाहिए, उसका जो रिस्पॉन्ड मिलने वाला है प्रोग्राम से, जो आउटपुट प्रोग्राम से मिलने वाला है वो एक्सपेक्टेड टाइम के अंदर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज मैंने 2 नंबर डाल दिए वहाँ पर ऐड करने के लिए और मुझे इसका रिजल्ट जो है वो 2 घंटे के बाद मिल रहा है। इससे तो अच्छा है कि मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लूँ या फिर खुद से उसको मिला लूँ पेन पेपर लेके। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको क्या बोला है यहाँ पर, प्रोग्राम तो बन रहा है लेकिन वो अगर एक्सपेक्टेड टाइम के अंदर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आउटपुट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है बना के। ठीक है, सो प्रोग्राम को जो आउटपुट है वो आपको एक्सपेक्टेड टाइम के अंदर प्रोग्राम का आउटपुट आपको मिलना चाहिए। सॉरी, थोड़ी सी आवाज़ ख़राब है इसलिए बार बार खांसी आ रही है। इट शुड जनरेट द करेक्ट आउटपुट फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट्स, यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो प्रोग्राम आप बना रहे हो उन्होंने क्या करना चाहिए, उसने प्रॉपर और करेक्ट आउटपुट आपको प्रोवाइड करना चाहिए, वो भी एक्सपेक्टेड टाइम के अंदर देना चाहिए फॉर ऑल द पॉसिबल इनपुट्स। कितने, कौन सा भी किसी भी टाइप का इनपुट वहाँ पर दिया जाए, जैसे कि अभी हम लोगों ने अगर देखा एडिशन ऑफ 2 नंबर्स आप लोगों को करना है, तो वहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ 2 नंबर हमें चाहिए थे वो दिए, 10 और 5। अगर हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है अगर हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कोई भी 2 नंबर्स दे दो उसको वो ऐड करके देगा, तो वैसे आप लोगों को इनपुट रिक्वायरमेंट्स क्या है यूज़र की, उस हिसाब से आपको प्रोग्राम जो है वो डेवलप करना है। इन केस ऑफ आउटपुट जनरेटेड इज इनकरेक्ट देन द प्रोग्राम शुड बी चेक्ड फॉर द लॉजिकल एरर्स इफ एनी। अगर प्रोग्राम लिखा हुआ बराबर है
ठीक है, लेकिन वहाँ पर आउटपुट आपको जो मिल रहा है वो करेक्ट नहीं मिल रहा है, वो इनकरेक्ट मिल रहा है, रॉन्ग मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, लॉजिकल एरर्स उसके अंदर है क्या वो देखना है। अगर कंपाइल करते वक्त वहाँ पर एरर्स आ रही है तो वहाँ पर सिंटैक्स एरर हो सकती है, तो उनको आपको सॉल्व करना है। उसकी वजह से अगर वहाँ पर सिंटैक्स एरर है आपके प्रोग्राम के अंदर तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। You will not get the output until and unless you will solve all the syntax errors। और आउटपुट मिल रहा है लेकिन वो इनकरेक्ट मिल रहा है या फिर रॉन्ग मिल रहा है तो समझ लो कि आपके प्रोग्राम के अंदर लॉजिकल एरर्स है, तो उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, सो सिंटैक्स एरर कब आएगी, लॉजिकल एरर कब आएगी, ये आपको यहाँ पर पता चल जाता है। कंपाइल करते टाइम ही अगर आपको एरर आ जाती है वो होती है आपकी सिंटैक्स एरर। ठीक है, और लॉजिकल एरर कब है कि आपका प्रोग्राम रन हो रहा है लेकिन आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा है, करेक्ट आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो आपका लॉजिकल एरर है। ठीक है, द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री फॉलोज दिस स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग मेथड्स लाइक यूनिट टेस्टिंग, कंपोनेंट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग व्हाइल डेवलपिंग द कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस। यहाँ पर अगर हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत सारी अलग अलग टाइप की जो टेस्टिंग मेथड्स है वो यहाँ पर यूज़ की जाती है, जैसे कि कंपोनेंट टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है। कंपोनेंट टेस्टिंग के अंदर क्या होगा, बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम होता है लेकिन उसके जो मॉड्यूल्स है, उसके जो कंपोनेंट्स है, उसको वन बाय वन वहाँ पर टेस्ट किया जाता है। सेम यूनिट टेस्टिंग में होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, ऐसे अलग अलग टाइप है, अलग अलग मेथड्स है वहाँ पर टेस्टिंग की जो कि स्टैंडर्डाइज है और उनको वहाँ पर यूज़ किया जाता है टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर। whichever software you are going to develop, it will go through the testing phase। उसको जाना ही है टेस्टिंग फेज में से, इट शुड गो थ्रू द टेस्टिंग फेज, अदरवाइज आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, और जैसे ही आपका जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर जो है वो बन जाता है, डेवलप हो जाता है, उसको आप लोगों ने टेस्ट कर लिया, उसके बाद आप लोगों को समझ गया कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, सारे पैरामीटर्स पे वो अच्छे से खरा उतरा है, तो वहाँ पर फिर आप क्या करोगे, वो जो सॉफ्टवेयर बना है वो आप यूज़र को डिलीवर कर दोगे, यूज़र को वो दे दोगे कि भाई ठीक है, आपने जो रिक्वायरमेंट दी थी उस हिसाब से हम लोगों ने सॉफ्टवेयर जो है वो बना दिया है, अभी आप इसका यूज़ जो है वो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि यूज़र को सॉफ्टवेयर देने के बाद भी बहुत बार वहाँ पर उस सॉफ्टवेयर के अंदर बग्स रह जाते हैं या फिर कुछ एरर्स रह जाती है जो हमने नोटिस नहीं की होती है टेस्टिंग पीरियड के अंदर। तो वैसे ही आप लोगों को क्या करना है, जब भी ऐसी कुछ बातें होती है कि यूज़र को देने के बाद भी वहाँ पर कुछ बग्स रह गए हैं या फिर एरर्स रह गई है, तो आप लोगों को यूज़र ने जब भी बताया कि भाई इसके अंदर ऐसी ऐसी एरर है तो आपको वो सॉल्व करके देनी है उसको। ठीक है, डिबगिंग मतलब क्या है यहाँ पर कि जो एरर्स आ रही है उनको सॉल्व करना। डिबगिंग मतलब क्या है, जो एरर्स आ रही है उनको सॉल्व करना, और टेस्टिंग मतलब क्या है, पहले उसको टेस्ट करना है सॉफ्टवेयर को और बाद में उसके अंदर अगर कुछ एरर्स आ रही है तो उनको सॉल्व करना मतलब आपका डिबगिंग है। एरर फ्री करना है आपके प्रोग्राम को तो डिबगिंग करना है मतलब। ठीक है, सो यहाँ पर चारों जो स्टेप्स है आपकी लॉजिकल या फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। ओके, बाय।